नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, अच्छे से आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, उन सारी चीज़ों के लिए जिन जिन पॉइंट्स के अच्छे से हमें जानने की आवश्यकता है वो सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पॉइंट वाइज मैं पहले बता देता हूँ कि आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर एग्जाम पैटर्न क्या है, प्री का क्या है, एग्जाम पैटर्न मेंस का क्या है। फिर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग, प्री का अलग, मेंस का अलग सब्जेक्ट, कलर का अलग सब्जेक्ट क्या होगा, पीओ का अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीज़ें में बात करेंगे। कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, और फिर पिछले सालों की 2018 19 और 20 3 सालों की मैं कट ऑफ आपको कंपेयर करके बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके अलावा एक कुछ लोगों को बड़े मैसेज आ रहे थे, सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही, लॉकडाउन जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो इस दौरान क्लासेस क्यों नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसका रीज़न मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा। बड़ा सिंपल सा रीज़न था, तो वो फिर भी बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेज आए तो लास्ट में मैं बता दूंगा भी क्यों क्लासेज नहीं हुई और आगे कैसे कैसे क्लासेज होंगी मेरी, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं लगभग 11,000 के आसपास ये वैकेंसीज हैं, जिसमें जो आपके जो नॉर्मल जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके काम की जो दो मेनली वैकेंसी होती है, इन्हीं का पेपर ज़्यादातर लोग देते हैं। इन दोनों के पेपर्स की ज़्यादा बात करेंगे हम डिटेल, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में एकदम से पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट जिसको आप क्लर्क बोल देते हो, ऑफिसर स्केल फर्स्ट जिसको आप पीओ बोल सकते हो, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज के अंदर। ठीक है, तो लगभग 5305 वैकेंसी आप लोगों की ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क में है और 4682 वैकेंसी आप लोगों की ऑफिसर स्केल फर्स्ट में यानी कि पीओ में है। बाकी आप लोगों की स्पेशलाइज्ड कुछ कोर्सेज होते हैं, अगर आपने वो किए हैं तो उस हिसाब से ये यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसके अंदर स्पेसिफाइड जैसे सीए अगर किसी ने किया हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए है। ठीक है, तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगी वो मैं आगे बात करूँगा, लेकिन इसमें आपको जनरल अगर आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग ये वाला जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आप लोग इन दोनों का पेपर दे सकते हो और इनकी वैकेंसीज ये हैं। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 जून से लेके 28 जून के बीच में भरे जाएंगे। ठीक है, और उसी दौरान आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो भी फॉर्म का जो भी पेमेंट होगा। उसके बाद में प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वगैरह ये कोरोना काल में कम ही हो रहा है आजकल, लेकिन फिर भी अगर इसकी डेट रहेंगी तो ये 19 जुलाई के आसपास रहेंगी। लेकिन मेन जो आपका है ना, जो आपको देना है प्री एग्ज़ाम, आपका किस डेट को हो सकता है, तो वो अगस्त 2021 में हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना अगर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ रिस्क लगी फिर से, तो ये प्री एग्ज़ाम थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है पिछली बार की तरह। ठीक है, लेकिन पिछली बार मतलब न्यूज़ आई थी एक्सटेंड हो गया, लेकिन एक्सटेंड नहीं हो पाया था, एग्ज़ाम टाइम पे हो गया था। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो हम लोग इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हो, हमें समझना चाहिए कि भी कोई बात नहीं, 1-2 महीने अगर आगे भी करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक टारगेट ही लेके चलो कि आपका अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम है और आपको तब तक ही तैयारी करना है, क्योंकि अगस्त में भी एग्ज़ाम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, पिछली बार भी हुआ था। ठीक है, तो अगस्त तक का आप टाइम लेके चलोगे भाई, मुझे अगस्त तक मेरी तैयारी एकदम से पूरी रखनी है। उसके बाद में रिजल्ट आपका सितंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, जो सिंगल एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ पोस्ट में सिंगल एग्ज़ाम है, आपका जो पीओ क्लर्क का जो ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल फर्स्ट का है उसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंस एग्ज़ाम जो होगा प्री के बाद में वो सितंबर या अक्टूबर 2021 के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप लोगों का अलॉटमेंट जो हो जाएगा वो जनवरी 2022 के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जनवरी, अगर आपको जनवरी 2022 तक ज्वाइनिंग चाहिए तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी भाई इतने मुश्किल वक्त के अंदर अगर इतनी वैकेंसी ये बैंक दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात मैं मान रहा हूँ इनको। बिल्कुल भी कम वैकेंसी नहीं है, मान के चलनी है आपको, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आप इनके लिए अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तो वैकेंसी का जो नंबर है वो इतना कम नहीं है, आप लोगों के लिए सफिशिएंट। अगर कोई भी बंदा अच्छे से मेहनत करेगा तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है इसके अंदर। ठीक है, और टाइम भी आपके पास में अभी बचा हुआ है और हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और भी मिल जाए। तो ये आपकी अभी तक की डिटेल थी। तो एज की मैं बता देता हूँ कि आपका 1 जून 2021 के हिसाब से एज क्या होना चाहिए। देखो, ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए 21 साल से ऊपर एज होनी चाहिए और 30 साल से
कम होनी चाहिए। तो इससे आपको जो मैं इन 2 के बारे में बता देता हूँ, बाकी जो ऑफिसर स्केल सेकंड जो मैनेजर है उसकी भी 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट मिलती है कैटेगरी वाइज, वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल में और भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता हूँ। ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो असिस्टेंट मैनेजर जो लगेगा वो 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 जून 2021 के हिसाब से। और जो ऑफिस असिस्टेंट है वो 18 साल से 28 साल के बीच उसकी एज होनी चाहिए, 1 जून 2021 की डेट के हिसाब से। तो ये एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन SC ST OBC इन सबको और PWD कैंडिडेट्स को बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जैसे इसमें मान लो 28 साल है मैक्सिमम, तो कुछ कैटेगरीज में 28 से ऊपर 30 साल वाला भी दे सकता है, ठीक है। तो वो आप और भी डिटेल अपनी कैटेगरी के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको मेनली मैं बता देता हूँ कि भाई एक आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसके अंदर। जो ऑफिस असिस्टेंट यानी जो क्लर्क वाली आपकी पोस्ट है ना, उसके अंदर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो ना, वहाँ की एक लैंग्वेज है जो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, उस लैंग्वेज को आपको बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप गुजरात से भर रहे हो तो आपको गुजराती बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तो वो प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, जो आजकल सबको ही होता है। तो आपको जनरली यही मानना है कि भाई लैंग्वेज आपको वहाँ की स्टेट की बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, और साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेम ही ऑफिसर स्केल फर्स्ट के अंदर यहाँ पे, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है कि भाई हम लोग प्रेफरेंस देंगे एग्रीकल्चर वालों को, हॉर्टिकल्चर वालों को इंटरव्यू वगैरह के अंदर, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो जनरल ग्रेजुएशन करके जैसे बीटेक वाले होते हैं, बीएससी वाले होते हैं, बीए की जिन्होंने किया होता है, कोई भी डिग्री, तो उनको भी आराम से इसके अंदर जगह मिल जाती है अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है कि भाई इतनी पोस्ट, इतनी जो डिग्री वाले, ये तो सारे लोग पहुँचते ही नहीं। तो अगर आपने कोई नॉर्मल डिग्री कर रखी है, जैसे आप बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है या बीटेक कर रखा है, तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को तो एग्रीकल्चर में स्पेसिफाइड ही होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। नहीं, इस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का जो ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऑफिसर स्केल सेकंड यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए यहाँ पे जो सीनियर पोस्ट है ये, इसमें एक अलग अलग मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, अलग अलग CA जैसे इसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं। तो इनमें यहाँ पे जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, ये भी 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे, इस तरीके से एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन ये ज़्यादातर स्टूडेंट इन पोस्ट के ऊपर नहीं जाते, तो इनके बारे में किसी और सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया और आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। लेकिन जो जनरल जो 2 पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में, जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है उसके बारे में ये यहाँ पे डिटेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलो, और लेकिन जो नॉर्मल PO और क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर आप लोगों को जनरल, आपकी अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो तो पहले देख लेना फॉर्म भरने से पहले कि आपको उस स्टेट का, जैसे वो क्लर्क में आएगी वो दिक्कत हो ना कि, और PO में भी मतलब स्टेट वाइज तो आप भरोगी, तो आप मतलब जिस स्टेट से भर रहे हो तो एक बार लैंग्वेज वहाँ की देख लीजिएगा कि भाई आपको बोलना लिखना ये सब आता है या नहीं आता है। फॉर्म की जो फीस है वो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है, और बाकी सब के लिए 850 रुपये सेम ऑफिस असिस्टेंट के अंदर है, सेम ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। तो ये फॉर्म की फ़ीस हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ पैटर्न, IBPS RRB प्री एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्री के अंदर आप सभी को पता है, चाहे PO हो चाहे कलर को, पैटर्न यही है, लेवल अलग अलग हो जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। क्लर्क में पेपर बहुत ही आसान आता है, PO में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग आप बोल सकते हो। 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मिनट के 40-40 मार्क्स के आएंगे, और आपको कंपोजिट टोटल टाइम मिला के 45 मिनट में इन 80 क्वेश्चन को करना होगा, जो कि 80 मार्क्स के होंगे, जिसमें 40 मैथ्स के होंगे, 40 रीजनिंग के होंगे। अब किस मीडियम में एग्जाम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा चेंज है नोटिफिकेशन के अंदर पिछली बार के तुलना में, कि मीडियम ऑफ जो एग्ज़ाम है ना, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। पुराने सालों के अंदर इंग्लिश हिंदी, यानी कि जो पेपर की जो लैंग्वेज होगी, जो मान लो मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का, कोई पजल का क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन है, वो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। आप जो जिसमें पढ़ना चाहिए उसमें पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी के अंदर यहाँ पे होता था, लेकिन इस बार लैंग्वेज को ऐड भी कर दिया गया है। क्या क्या लैंग्वेज, स्टेट वाइज लैंग्वेज ऐड कर दी गई है। जैसे यहाँ पे अगर आप आंध्र प्रदेश से अगर होना, तो आपका पेपर इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा और तेलुगु में भी होगा,
ठीक है। और जैसे कुछ स्टेट हैं, गुजरात है जिसमें जिसमें इंग्लिश और हिंदी में होता था पहले पेपर, लेकिन इस बार गुजराती में भी पेपर वहाँ पे लिखा होगा, तो आप गुजराती में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको गुजराती, जैसे आप पजल, अगर आप मान लो आपको गुजराती फास्ट फास्ट पढ़ने की आदत है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे पजल का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, तो आप अगर पढ़ने में ज़्यादा तेज गुजराती में, तो आप गुजराती में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे कि जैसे जम्मू कश्मीर में उर्दू ऐड कर दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी, अपना स्टेट यहाँ पे स्क्रीनशॉट पॉज करके देख लीजिएगा। लेकिन कई कई स्टेट हैं, जैसे राजस्थान है, उसमें अभी भी इंग्लिश और हिंदी है, क्योंकि यहाँ पे यही लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। उत्तराखंड में देखोगे आप, इंग्लिश और हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंग्लिश हिंदी के साथ में उर्दू ऐड कर दिया गया है। तो आपको जो भी लैंग्वेज, जो भी जो भी आपका जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ही मिल रही है। तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसमें अच्छी बात है कि भाई आपको लोकल लैंग्वेज में पेपर देने को मिलेगा। पहले सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही होता था। तो ये आपका प्री का पैटर्न हो गया। अब बात कर लेते हैं मेंस के पैटर्न की। ठीक है भाई। अब मेंस के पैटर्न से पहले मैं बताता हूँ, देखो जैसे आपको पैटर्न वगैरह अगर चेक करना हो अच्छे से, और भी देखना हो कि किस तरीके का पेपर आता है, आप पहली बार बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारी एक वेबसाइट है bankerspointmock.com। यहाँ पे आप जाओ और नीचे की साइड जाओ, और नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, आप टेस्ट सीरीज़ के ऊपर क्लिक करो, बैंकिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे ही आप बैंकिंग के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा IBPS RRB PO RRB क्लर्क। जब भी यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे इसमें अगर आप क्लिक करोगे, तो एक फ्री टेस्ट है इसमें, तो आप अगर किसी को देखना ही है, तो आप इस फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे, और PO का भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें सारे बैंक एग्जाम के टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, सारे हो। तो अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो उसके बाद में, तो आप लोग इसमें एक और कोई पैकेज मत परचेज करना भाई, इसमें पैकेज बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा यही रिकमेंड करूँगा। इसमें क्या है, 349 रुपीज़ में आपको 3000 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। जिसमें बैंकिंग कवर हो गया, इंश्योरेंस कवर हो गया, SSC कवर हो गया, रेलवे कवर हो गया, है ना। तो इसमें और मतलब इस वेबसाइट पे अगर आप जाओ, तो और भी हमने पैकेज बना रखे हैं, भाई कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको सारे एग्जाम देने हैं ना, तो 3000 प्लस टेस्ट इसके अंदर लिखा होगा कहीं न कहीं पे। ठीक है। ये सारे एग्जाम आप लोगों के इतने एग्जाम कवर हो जाएंगे, और 3000 प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप 349 रुपीज़ में 3000 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, तो आप देखो लगभग 10-12 पैसे की एक मॉक टेस्ट की आपकी कॉस्ट आएगी, तो उतने में आपको एक मॉक टेस्ट मिल रहा है। ठीक है। चलो, तो इसका अगर मान लो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो वेबसाइट देख लेना bankerspointmock.com। ठीक है। और अगर आपको मोबाइल में देना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऐसे करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता लग जाएगा, पैटर्न की बात है इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, अब मैं मेंस के पैटर्न की बात करता हूँ। उस वेबसाइट को और ऐप के ऊपर आपको मेंस के भी आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। अब आ जाओ भाई, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके बारे में, और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें मेंस के अंदर आप लोगों से पूछी जाती है। इनका पैटर्न क्या रहता है मैं बताता हूँ। देखो, ग्रामीण बैंक का जो भी लोग एग्जाम देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि ज़्यादातर वो स्टूडेंट होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो हमारे भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनको इंग्लिश बहुत वीक थी। सर इंग्लिश वीक है, क्या करें, कोई बैंक एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, SBI नहीं हो पा रहा, IBPS नहीं हो पा रहा। तो उनको मैं एक ही सलाह देता था कि या तो भाई इंग्लिश सुधारना, कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट ही पढ़ते हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी तो सुधरेगी नहीं, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत मेहनत करके देख ली, तो एक ही सिंपल सा उपाय है इस चीज़ से छुटकारा पाने का कि ग्रामीण बैंक का एग्जाम क्लियर कर लो। वहाँ पे उसका कोई चक्कर नहीं है, इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। इंग्लिश ऑप्शनल है, प्री में तो है ही नहीं इंग्लिश, जैसे कि मैंने अभी पैटर्न आपको बताया। मेंस में इंग्लिश है, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 सेक्शन होगा ना, उसमें 2 चीज़ होंगी, A और B। और जब एग्जाम में जाओगे ना, आप वहीं पे आपको सिलेक्शन करवाएगा वो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो, हिंदी का देना चाहते हो। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी चॉइस कर लो। हिंदी का में बड़ा आसान सा सिलेबस है, बड़ा आसान सा पेपर आता है। मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, भी सिलेबस डिस्कस करेंगे तब। आराम से अच्छा स्कोर हो जाता है हिंदी के अंदर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी लैंग्वेज चॉइस कर लो। जैसे राजस्थान के स्टूडेंट है, यूपी का स्टूडेंट है, और ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़े रहते हैं, इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप हिंदी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो यहाँ पे मेंस के अंदर। तो अगर आपका ऐसा कुछ है कि भाई इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही है, तो आप इस एग्ज़ाम को एकदम टारगेट कर लो कि सर ये तो क्लियर करना ही करना है, इसके पीछे ही पड़ जाओ एकदम से। इसको एकदम एक आंख से टारगेट बना लो कि भाई ये वही मछली की आँख है, इसी के ऊपर मारना है, क्योंकि बाकी जगह आपकी फिर बैंक एग्जाम में तो पॉसिबल ही नहीं है बिना इंग्लिश के, अच्छी इंग्लिश के। ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत है, तो इस एग्जाम पे बड़ा अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। आगे देखो पैटर्न की बात करते हैं। इसके बाद में देखते हैं भाई रीजनिंग जो एबिलिटी है, इसके यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी, यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी वही 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स।
इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं देना चाहोगे, इन दोनों में से आपको देना एक ही है, ठीक है। ऐसे में समझना दोनों लिखे हुए हैं, ए और बी लिखा हुआ है, देखो या तो ए दोगे या बी दोगे फोर्थ सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो या तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर का यहाँ पे बड़ा आसान सा पेपर आता है, इसके ऐसे नहीं देखना सर कंप्यूटर आता है, बहुत अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। मैं बता दूंगा, पतली सी बुक आती है, वो पढ़ के चले जाना, उसी में काम हो जाएगा आपका। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। टोटल कंपोजिट टाइम पूरे सारे क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, इन सबको करने का आपको 2 घंटे का टाइम समय मिलता है, 120 मिनट। बाकी एग्जाम की तरह इसमें सेक्शन वाइज टाइम डिवाइडेड नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का अलग टाइम, आप लोगों का रीजनिंग का अलग टाइम, जनरल अवेयरनेस का, ऐसे नहीं है। इसमें कंपोजिट 2 घंटे का टाइम है, भाई मिला के 2 घंटे का टाइम दे दिया आपको। जिस सेक्शन में जितना टाइम देना है, जितना मर्जी है, उतने टाइम के अंदर आप लोग क्या कर लो, पेपर को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेंस का सेक्शन है। अब देखो मीडियम ऑफ एग्जाम, मीडियम ऑफ जो एग्जाम में ये स्टार लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वही है पीछे वाला, यही कि भाई कुछ स्टेट में, जो गुजरात में गुजराती ऐड कर दी, कुछ कुछ स्टेट में और लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो उसका मतलब वही है यहाँ पे कि भाई जो भी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में तो आना ही आना है पेपर, साथ में आपका कोई स्टेट की लोकल लैंग्वेज है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और देखो इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में होना ही है, हिंदी का पेपर हिंदी में होना ही है, तो उसमें यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये आपका मेंस का पैटर्न होता है। पीओ का भी यही है, कलर का भी यही है, बस लेवल का फर्क यहाँ पे रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब सिलेबस तो थोड़ा थोड़ा, सिलेबस देखो वैसे तो एक ही सिलेबस है, सब कुछ पूरा सिलेबस एक ही है, वही टॉपिक्स होते हैं, वही सारी चीज़ें होती है। पीओ में का एग्जाम दे लो, कलर का एग्जाम दे लो, पढ़ना वही सब कुछ होता है आप लोगों को। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में पीओ में थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर आता है, तो कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं कम आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा अलग बता देता हूँ। ये एक जनरल आइडिया लिया है मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आपके जितने टोटल आते हैं ना एग्जाम में, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार मान लो नहीं आया क्वेश्चन, कई बार 5 क्वेश्चन आ गए तो मैंने 5 लिख दिया ताकि आप सीरियसली टॉपिक को ले लो, ठीक है। जैसे सिलोलिज्म है, 5 मार्क्स का आपका आना है वो, ठीक है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 18 से लेके 23 मार्क्स तक का आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई ये कोई हार्ड एंड रूल हो गया 18 से 23, मैंने एक जनरलाइज फिगर लिया है, 15 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जनरलाइज आपके माइंड सेटअप में होना चाहिए कि भाई पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 18 से 23 मार्क्स तक के आ सकता है। इनइक्वालिटी आप लोगों का 5 मार्क्स का, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स का, ठीक है। मिसलिनियस टॉपिक में देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें 5 से 8 मार्क्स की आती है। आजकल एक टॉपिक जो कि पहले आज से 1-2 साल पहले तक तो मेंस में ही पूछा जाता था, लेकिन आजकल प्री में ही पूछा जाने लग गया, डाटा सफिशिएंसी, जो कि 5 मार्क्स का आ जाता है जब भी आता है। देखो डाटा सफिशिएंसी कोई अलग टॉपिक नहीं है, डाटा सफिशिएंसी टॉपिक वही है, बस इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका। डाटा सफिशिएंसी में आपको एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का मिलेगा, एक क्वेश्चन डायरेक्शन का मिलेगा, एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक का मिलेगा। तो डाटा सफिशिएंसी टॉपिक वही होते हैं, क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका होता है। तो इसके 15-20 क्वेश्चन अगर आप कहीं से नेट वेट से निकाल के देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई ऊपर वाले टॉपिक के आधार पे ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि कुछ नया नहीं लगे एग्जाम में जब जाओ कि भाई ये क्या पूछ लिया। तो वो डाटा सफिशिएंसी है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करनी है। अब मैं मेरा बताता हूँ, जैसे अभी वरदान बैच चल रहा था, कुछ रीजन हुए, मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो उस वजह से वो बंद हो गया, तो बड़े बच्चों की नाराजगी होगी। लेकिन आप एक चीज़ देखो ना कि मैंने कितना पढ़ाया हुआ है पहले से ही, 400-500 वीडियो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, और वरदान बैच में मैं 10-12 क्लासेज में बहुत कुछ कवर करा गया। मेरा टारगेट ये था कि मैं 30-40 मिनट की एक सेशन लिया करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में मैं लाइव क्लास में तो क्या होता है इंटरेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारी बातें होती हैं, बीच में 20-30 मिनट टीचर बात भी कर, स्टूडेंट के कमेंट वगैरह देखने में टाइम चला जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में एक एक सेकंड के अंदर काम की बात होती है। तो मेरा यही था कि मैं 40-50 मिनट की एक क्लास बनाऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा 2-2 घंटे की भी क्लासेज बन गई थी वरदान बैच में, और मैं बहुत कुछ पढ़ा के चला गया था 10-15 क्लासेज में, जो भी शुरू में लगाई थी उसी के अंदर ही। तो आप उसमें देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, आपको सिलोलिज्म का हर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बस आप सिलोलिज्म बैंकर्स पॉइंट लिखो तो सही एक बार, उसमें जाके लेक्चर देखो तो सही, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, जैसे आप सिलोलिज्म पढ़ रहे हो, आपको ओनली फ्यू नहीं आया, आप लिखो सिलोलिज्म ओनली फ्यू, यूट्यूब पे लिखो, आगे बैंकर्स पॉइंट लगा दो बस, या मेरा नाम लिख दो अंशुल सैनी, ठीक है। तो आपके वीडियो आ जाएगा और वो आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। तो अब मैं दोबारा क्या पढ़ूंगा सिलोलिज्म के अंदर, ठीक है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का एक तो मैंने 3 घंटे का वीडियो डाल रखा है, और एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख लो आप लोग। इनइक्वालिटी का अपन ने बहुत, ओपन गेट क्लोज गेट्स के अंदर मैंने 4-5 वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट का, इधर और का, नॉट इक्वल टू का, हर चीज़ वहाँ पे पढ़ाई हुई है। तो वहाँ से आप 5 नंबर ये कवर कर सकते। कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यहाँ देखोगे ना तो एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अलग से नहीं पढ़ाई हुई है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में वो करवाया हुआ है, पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन जरूर करवाए हुए होंगे, लेकिन अलग से नहीं पढ़ाए हुए। लेकिन
डायरेक्शन सेंस पढ़ाया हुआ है, ब्लड रिलेशन पढ़ाया हुआ है, ये सारे डाटा सफिशिएंसी के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आप मुझे बताओ इनमें से क्या चीज़ है जो हम ऑलरेडी नहीं पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को पढ़ना है, आप 400 वीडियो पहले पूरी देख लो, उसके बाद मुझे बताओ कि सर इनमें से कोई भी चीज़ कवर नहीं हुई। प्री का तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। मेंस में कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है बच गई हों, तो ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, फ्रीली भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो वहाँ से आप वीडियो जाके देखो। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि भाई बैंक एग्जाम में एक बड़ा इश्यू होता है कि सर पैटर्न में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन आ रहे हैं किसके, मैथ्स के आ रहे हैं, और सर टाइम मिल रहा है 45 मिनट का। सर कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। मेरा कॉन्सेप्ट सीखो आप, इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर जाओगे। सीखो तो सही, और जिन्होंने किया है 1 मिनट में वो कमेंट करके बताना कि सर मेरा हुआ है 1 मिनट में एग्जाम में, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी कमेंट करके बताना कि हम भी उस तरीके से गए, तो ओपन गेट क्लोज गेट में नहीं पढ़ाया था सबसे पहले। तो आप एक बार देखो तो सही, लेकिन देखोगे नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसे आके कुछ लोगों ने कुछ दिन क्लास बंद हो गई तो कुछ भी कमेंट किया, ठीक है। मतलब कुछ बहुत ही 0.1% लोगों ने, 1-2 ही दिखा मुझे, बाकी मुझे कभी आप लोगों से बड़ा ही प्यार ही मिलता है, कुछ ऐसा वैसा लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग देखोगे नहीं तो फिर उससे मार्क्स नहीं बनेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के देखना। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 3 ही पॉइंट बताए, बस 3 पॉइंट पे पूरा कोडिंग डिकोडिंग खत्म। कैसा भी आ जाए, वो लेटेस्ट पैटर्न वाले भी आ जाए, किसी भी तरीके से उल्टे सीधे कोई भी आ जाए, 5 मार्क्स ये 2 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे। सिलोलिज्म पढ़ो, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप 2 मिनट के अंदर, और ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट में इन क्वेश्चंस को ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। पजल सेटिंग अरेंजमेंट में तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा। कॉन्सेप्ट मैंने पूरे सिखाए हुए हैं, शॉर्टकट कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन अगर फंस जाए कैसे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें बताई हुई है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में कॉन्सेप्ट से स्पीड नहीं बढ़ेगी, प्रैक्टिस से बढ़ेगी। चीज़ें समझ में तो आपको आनी चाहिए, जैसे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस को कैसे मैनेज करके लिखना है, वो सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है जो है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए। तो इसमें मैं टाइम नहीं बोलूँगा भाई मेरा वीडियो देखने से आप 2 मिनट में कर दोगे, नहीं भाई। मेरा वीडियो देखोगे, और भी बहुत सारी जगह से वीडियो देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन लास्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कोई भी नहीं सिखा सकता आपको, आपको खुद को करनी पड़ेगी। ये टॉपिक आपको खुद को पढ़ना है। आप हमसे लेफ्ट राइट सीख सकते हो, घूमना फिरना इधर कैसे जाना है सर्कल में वो सीख सकते हो। आप हमसे ये सीख सकते हो कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसको, इसकी इन्फॉर्मेशन को बीच बीच में हमारे समझ में नहीं आ रही, कहाँ पे किसको लिंक करें, वो लिंक हम करना सिखा सकते हैं। लेकिन स्पीड आपकी खुद की प्रैक्टिस से ही बनेगी, कहीं से पढ़ के देख लेना, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का वहम निकाल देना। एग्जाम में जाने से पहले 500 क्वेश्चन कर जाना दोनों के, फिर देखना स्पीड नहीं बनेगी क्या। लेकिन आप क्वेश्चन करके जाते हो 10-10, और उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनका क्वेश्चन ये होता है कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट सर स्पीड नहीं बन रही। उनसे पूछो कितने क्वेश्चन किए तूने, सर मैंने 50 क्वेश्चन लगा दिए। तो 50 में क्या होगा, और लगाओ। 50 क्वेश्चन में थोड़ी, ये कोई इनइक्वलिटी थोड़ी है कि मतलब थोड़ा सा कुछ भी पढ़ लिया तो आ जाएगी। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस पे ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में 40 मार्क्स, इसमें 40 मार्क्स, इसमें 45 मिनट में। तो ये सारा आप लोगों को सिलेबस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर यूट्यूब के अलावा आप और भी अरेंज्ड वे में, और भी डिटेलिंग में, प्रैक्टिस शीट के साथ में, सारी PDF वगैरह के साथ में पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए समाधान कर रखा है। हर चीज़ का यहाँ पे वो कर रखा है। देखो जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन किसी को अगर प्रैक्टिस शीट भी चाहिए, क्लास नोट्स भी चाहिए, PDF भी चाहिए, अरेंज्ड मटेरियल भी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्लास के अंदर ही, ठीक है, वो लोग यहाँ पे, ये वेबसाइट हमारी bankerspoint.org। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे जाके, मेरा मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स है 2499 रुपये का, इसमें सब पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी सारे वीडियोज अपलोडेड है। और मैं आपसे लाइव आके कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं पूछ भी लूँगा बीच बीच में के अंदर, ठीक है। तो इसमें सब कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी, इसमें कोई अपडेट भी करने की जरूरत नहीं, सब इसमें सब पढ़ाया हुआ है। ये जो इस सिलेबस इसमें सब कुछ कर गया ना, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ को करने की। तो आप इस पर जाके, इसका देखो वो भी है, एप्लीकेशन भी है, बैंकर्स पॉइंट नाम से ही है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट दोनों अलग अलग है। मॉक टेस्ट के लिए bankerspoint.mock.com, कोर्स अगर आपको लेना है तो bankerspoint.org। मॉक टेस्ट की जो एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट अलग है, और जो कोर्स की एप्लीकेशन है वो बैंकर्स पॉइंट अलग है। ऐसे 2 वेबसाइट 2 एप्लीकेशन, मॉक टेस्ट के लिए अलग, कोर्सेज के लिए अलग, सेपरेट बना रखी है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आएगी सर कैसे ज्वाइन वगैरह करना है, हमें समझ नहीं आ रहा और नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8955974739। एक मिनट रुको, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लिखनी है, नंबर में फिर से लिख देता हूँ, 8955974739। देखो अगर कोई फ़ोन नहीं उठाए ना, तो मतलब ऐसे नहीं कि सर ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन उठा लेंगे जो भी स्टाफ में, आपको पता ही है अभी ऑफिस में तो कोई आता नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो
इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, फ़ोन नहीं उठाए तो व्हाट्सएप डाल के छोड़ देना, आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है जी। और ऐसे रात को 2 बजे कॉल कर रहे हो, कभी भी कॉल कर रहे हो, कॉल करने की एक टाइमिंग होती है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में करना, ठीक है ना। इसके अलावा कॉल मत करना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि यूट्यूब पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप लोगों की अगर ऑनलाइन कोई पेड कोर्सेज़ वगैरह में जाना चाहिए तो वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दी है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ा हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पे भी है, वहाँ पर भी है। आपको जहाँ से जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन लास्ट में पढ़ना आपको ही है, ठीक है। वहाँ पे बस आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएँगी, थोड़ी बहुत चीज़ें। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का, रीज़निंग का सिलेबस हो गया। इसका ऑफिसर स्केल पीओ का हुआ है ये। अब हम लोग आ जाते हैं कलर के ऊपर, ठीक है। रीजनिंग आरआरबी कलर, रीजनिंग का सिलेक्ट कलर में ही वही सिलोलिज्म 5 मार्क्स का है। अब इसमें आसान सिलोलिज्म आएगा, उसमें 3-4 स्टेटमेंट आ जाएंगे, ओनली फ्यू पता नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा देगा। इसमें सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही पजल सेटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स का आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। अब इसमें कुछ अलग से टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कलर में, जैसे ओड वन आउट, 4 जैसे कुछ पैटर्न पे कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे वर्ड की सीरीज लिखी रहेगी या कुछ और लिखा रहेगा, आपको उसमें पूछेगा इसमें से भिन्न कौन सा है, तो वो आपको हटा के वहाँ से बताना रहेगा, ठीक है। और न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये देखो अब आजकल तो एक भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकती है, ये इसमें ही आती हैं ज़्यादातर, वहाँ पे तो फिर भी कम आती हैं, ये यहाँ पे आती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा यहाँ पे सर्च करके, ठीक है। और इसमें ये कलर के जो लोग कलर को टारगेट कर रहे हैं, इन 2 टॉपिक को छोड़ के मत जाना। और ये टॉपिक होते हैं आसान, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो। होते आसान है, एकदम बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना था। इसके बाएं से तीसरा कौन सा है, इसके बीच जैसे आपको ये लिखा हुआ दे दिया @ 1 2 AB, ऐसे लिखा हुआ दे दो, बहुत सारे लिखे हुए थे ऐसे। अब आपको बोलेगा इसमें सिंबल को हटा के राइट से दूसरा कौन सा है, लेफ्ट से दूसरा कौन सा है, मान लो तो सिंबल को हटा दिया, भूल जाओ, लेफ्ट से दूसरा 2 है। तो आप लोगों को इतना सिंपल सा पूछा जाएगा, लेकिन उसमें बड़ा सा क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज भी बड़ी ट्रिकी ट्रिकी यूज होती है, इसलिए इसको पढ़ के जाना जरूरी है। चाहे इसके कर जाना 50-60 क्वेश्चन ही, लेकिन 50-60 क्वेश्चन कर जाओगे तो एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा, और आपको टाइम का अपना ये पता लग जाएगा मैं कितना टाइम इसके अंदर वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये 2 टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, बहुत सीरियस नोट के ऊपर ये बात बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा मिसलिनियस रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है 4 से 7 नंबर की। तो ये आप लोगों का आरआरबी कलर के अंदर होता है। और इसमें ये जो ऊपर वाले टॉपिक है ना, इनमें आसान क्वेश्चन आते हैं, जो अगर आप बहुत ही हार्ड लेवल पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक बार जरूरी है कि जॉब लेना है तो आप लोग कलर के लेवल के ऊपर पढ़ लो। तो जैसे सेटिंग अरेंजमेंट पजल, वहाँ पे थोड़ा सा आसान आएगा, पीओ के लेवल में थोड़ा क्या बहुत ही आसान आएगा पीओ कंपैरिजन में, ठीक है। ये सारे टॉपिक भी आपके रीजनिंग के पढ़ाए हुए हैं, जैसे सिलोलिज्म पढ़ाया हुआ है तो पीओ के लिए भी वही पढ़ना है, कलर के लिए भी सारा ही पढ़ना है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल से या अपनी जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है वहाँ से पढ़ सकते हो। चलो भाई, क्वांट के अंदर ऑफिसर स्केल 1 के अंदर जो आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पीओ का जो सिलेबस है, नंबर सीरीज 5 मार्क्स की। अब देखो वही बात मैं नंबर सीरीज में बोलता हूँ, देखो पढ़ाने आप जब पढ़ते हो ना तो आपको तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो तो नंबर सीरीज में क्या होता है, कोई भी पैटर्न दिया होता है और आपको मिसिंग नंबर निकालना होता है या रॉन्ग वन आउट निकालना होता है। अब क्या होता है, आप लोग पैटर्न याद, स्टूडेंट जब शुरू में तैयारी करता है वो बुक से टाइप 1 टाइप 2 ऐसे पढ़ने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में ऐसे दिया होता है और उसमें फंस के रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये पता नहीं लगता कौन सा टाइप है। गेम यही है कि आपको ये पता लगना कौन सा टाइप है। अब आपको बुक में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है क्यूब की सीरीज आने वाली है, डिफरेंस क्यूब का आने वाले, तो आपको पता रहेगा, डिफरेंस निकालोगे पता लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में से आइडिया नहीं लगता चीज़ों का। तो आपको बेसिकली नंबर सीरीज में ये सीखना होता है कि लॉजिक क्या लग रहा है वो कैसे निकालें, ये आपको सीखना होता है। अब आपको वो मेथड सीखना है कि लॉजिक कैसे निकालें क्वेश्चन से ही, तो वो मैंने मेरे वीडियोस में सिखाया हुआ है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। टॉपिक 2-3 वीडियो मैंने डाले हुए यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और ऐप पे तो सब पढ़ाया हुआ है ही, ठीक है। तो नंबर सीरीज दोनों स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐप पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट है, यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से किसको कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो दोनों जगह पे आप लोग सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, तो लिख देना नंबर सीरीज बैंकर्स पॉइंट, वीडियोज आ जाएंगे, देख लेना उसमें। और आरआरबी पीओ क्लर्क लगा दोगे तो उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है नंबर सीरीज का, वो भी आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज के वीडियो के ऊपर कई वीडियोस पे तो 1-1.5 मिलियन व्यू भी हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो आप एक बार नंबर सीरीज और ऐसे जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं ना, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन है, आप बिना टीचर की मदद से ही पढ़ सकते हो, आपने खुद ने क्वेश्चन से लगा लिए, ठीक है। लेकिन नंबर सीरीज में एक बार आप सही अप्रोच आपको सीखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एक बार आप इस टॉपिक को जरूर से देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 5 क्वेश्चन,
इनइक्वालिटी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं निकालना है, ना तो फैक्टर निकालना है ना कुछ और निकालना है, सीधा क्वेश्चन देखा आंसर टिक किया। ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन जुगाड़ अगर बैठ गया एग्जाम में तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। और बाकी मैंने साइन में बेईमान और ईमानदार करके एक मेथड बनाया, उससे आपका साइंस बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप 10th में निकालते थे वैसे अगर पारंपरिक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ये 5 मार्क्स 2 मिनट में लाने हैं। बैंक एग्जाम का यही खेल है, 2 मिनट में 5 मार्क्स लेके आने हैं। तो उसका मेथड आपको सीखना है, वो टेक्निक सीखनी है, वो ट्रिक सीखनी है आपको शॉर्टकट वाली, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेना बस 20-30 मिनट के अंदर, मैंने बताया होगा किसी वीडियो के अंदर। और उसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। बाद में प्रैक्टिस तो खुद से करनी है, लेकिन मेथड आपको सही पता होना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको फैक्टर्स निकालने ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक से ही हो जा रहा है, सीधा देखा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो कैसे होता है वो आप पर्टिकुलर उस वीडियो में देखिएगा, बहुत डिटेल की बात हो जाएगी नहीं तो। और उसमें फैक्टर बड़े टेढ़े मेढ़े निकल रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट फैक्टर निकालने में लग गया ना, वो 1-2 मिनट एक क्वेश्चन में खराब कर देगा, 5 क्वेश्चन कहाँ से कर लेगा वो 2 मिनट के अंदर। और एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको टेक्निक पता होगी ना, वो देख के 1 सेकंड में कर देंगे। वो एग्जाम में हॉल से जब बाहर आएंगे तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, यार मेरा तो एक क्वेश्चन फंस गया था, वो बोलेगा मैंने 2 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ा दिया था। अब कितना फर्क हो गया उन दोनों में। ऐसे ही सिलेक्शन में फर्क होता है। तो आप लोगों को सही टेक्निक पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो वो आपको सीखना है। DI से आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन यानी कि जो आपका अर्थमेटिक है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बोट स्ट्रीम, CISI, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो लगभग 10 मार्क्स का आप लोगों का आता है। डेटा सफिशिएंसी, वही जैसे रीजनिंग में मैंने बताया डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे, ऊपर वाले सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो ये 5 मार्क्स का आ सकता है। अब कई बार डाटा सफिशिएंसी नहीं पूछ के Q1 Q2 टाइप पूछ लेता है, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड टाइप। क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड टाइप में कोई नया टाइप नहीं है, मन देखना कौन सा टॉपिक आ गया। आपको परसेंटेज का एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज वैल्यू निकाल लिया, तो वो दे देगा x1 के आगे वो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा। उसमें आपके एक वैल्यू पूछी आपसे और x2 करके एक कोई भी क्वेश्चन बना के देता हूँ। परसेंटेज का ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का ये छोटा सा क्वेश्चन है। फिर आपको x1 और x2 वैल्यू में कंपैरिजन पूछेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर जिसको परसेंटेज टॉपिक आता होगा वो तो ऊपर वाले की वैल्यू भी निकाल लेगा, नीचे की भी निकाल लेगा, कंपेयर कर देगा कौन बड़ा छोटा है, यही तो बताना है। तो कोई नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही है, लेकिन आप क्वेश्चन इसके जरूर देख के जाना, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का मैथ्स का पैटर्न, ठीक है। कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे देखना हो, उस टॉपिक के आगे अपने चैनल का नाम लिख दे देना, आपका आ जाएगा वहीं पे। नहीं आया हो, कोई और पढ़ना हो तो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का जो कलर का जो पेपर होता है प्री का, उसके में बताया सीरीज, जो नंबर सीरीज होती है वही नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज वही 5 मार्क्स की इसके अंदर आ जाती है। सिंप्लीफिकेशन इसमें ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर केस में ये देखा गया सिंप्लीफिकेशन मतलब 10 नंबर तक के भी आ जाते हैं। क्लर्क में हो सकता है 5 की भी आ जाए, लेकिन वो कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं। PO में ज़्यादा नहीं आते 5 मार्क्स से, जहाँ तक देखा गया, लेकिन क्लर्क में बहुत बार ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की, DI के 10 नंबर के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के यहाँ पे आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जनरली पहले यहाँ होता था डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 क्लर्क में नहीं पूछता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल मान के नहीं जाना, जो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कलर का ही फॉर्म भर रहा है कि सर मैं तो कलर का ही भरूंगा, अकेले कलर के फॉर्म भरूंगा, ठीक है। आजकल तो देखो एक चीज़ का बड़ा दुख होता है, कई बार 850 रुपये फीस कर दी गई है ना। आजकल ना मतलब RRB PO का भरेगा फॉर्म, RRB कलर का 2 फॉर्म डालेगा स्टूडेंट, 1700 रुपये हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंडीशन है कि वो 1700 रुपये पे ही नहीं कर सकते, तो वो एक ही फॉर्म फिल करेंगे। ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्म की फीस बड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि सब लोग एग्जाम दे पाएँ। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो दोनों ही भरते हैं, ज़्यादातर लोग दोनों ही भरते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दोनों फॉर्म नहीं भरते हैं। वो लोग सोचते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों फॉर्म नहीं भरेंगे, एक ही फॉर्म भर पाएंगे, तो अगर कलर का फॉर्म भर रहे हो तो आप इस चक्कर में मत रह जाना कि सर ने यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 नहीं लिखा है तो आएगा ही नहीं। ये आपको पढ़ के जाना है कि आप तो पूछ ले, पैटर्न चेंज होता रहता है, ठीक है। और कभी कभी पूछ भी लिया होगा। तो ये दोनों टॉपिक भी जो पीछे बताए ये पढ़ के जाने क्लर्क वालों को भी। आ जाओ रीजनिंग के अंदर। मेंस का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेंस के अंदर ऑफिसर स्केल 1 में मेंस की बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल यहाँ पे 16 मार्क्स के आएंगे लगभग।
इनइक्वालिटी आपकी 5 मार्क्स की, सिलोजिज्म 5 मार्क्स के, मशीन इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स के आएंगे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज 1 मार्क्स के आएगी लगभग, लॉजिकल रीजनिंग जैसे डिसीजन मेकिंग इस टाइप के क्वेश्चन वो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्शन सेंस के 5 क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये मैंने एक साल किसी साल पेपर में आए हुए एनालिसिस पे ऊपर लिया है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन नहीं आ सकता, ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी भी आ सकता है, डीएस भी आ सकता है, तो वो भी आपको तैयार, मतलब सिलेबस आप एक ओवरव्यू ले लो। जैसे ब्लड रिलेशन तो अच्छे से पढ़ लेना है तो कहीं पर भी आ जाए, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ये जनरली ये इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बाकी चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, अब आपको मेंस के लिए पढ़ना है तो आप प्री के टाइम पे पढ़ लो, क्या पता प्री में भी कई बार पूछ लेता है मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना, मतलब सिलेबस पूरा का पूरा मैथ्स रीजनिंग का प्री से पहले सारा सिलेबस पढ़ लेना है, क्योंकि सिलेबस तो वही ये देख लो आप, कुछ अलग थोड़ी है इसके अंदर, इसमें कुछ नया बताया पीछे बता तो दिया प्री वाले में सारा, इसमें थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो सीखनी वही चीज़ें हैं सारी सारी, सिलेबस वही है ओवरऑल अगर आप देखा जाएगा तो। अब अगर आप कलर मेंस में रीजनिंग का सिलेबस देखोगे वही लगभग सिलेबस वही है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग ऑर्डर रैंकिंग आ गया। अब ये मैंने 2 साल के पेपर्स का एनालिसिस करके देखा तो मेरे को ये दिख गया, ये वहाँ पे भी पीओ में ही पूछा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग का कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ ले पीओ के अंदर, तो ऐसे नहीं कि पीओ में कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं आएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, बस एक टॉपिक कभी इधर खिसक जाता है कभी इधर खिसक जाता है, वही चीज़ है। तो ये आप लोगों को रीजनिंग का कलर मेंस का यहाँ पे हो गया। उसके बाद में क्वांटिटेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट में अगर मेंस में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन में प्री वाले क्वेश्चन से क्या फ़र्क होगा। प्री में जैसे क्वांटिटी फर्स्ट निकलवाएगा, क्वांटिटी सेकंड निकलवाएगा, उसमें जैसे मान लो पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टनरशिप का, ठीक है। अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन वहाँ पे तो काफ़ी आसान रहेगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा क्योंकि टाइम भी ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लेवल हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। बाकी आपका अर्थमेटिक इसके अंदर आया था, ठीक है। बाकी टॉपिक्स भी इसमें पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे स्क्वायर रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है, बाकी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन जनरली ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंस में पूछी जाती है अगर पिछले साल के हिसाब से, उसे पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो, मतलब लास्ट 2 साल से देखा जाए तो। डीआई यहाँ पे 20 मार्क्स का है, Q1 Q2 वही कलर के में मेंस में वही है और वही टॉपिक, सब कुछ वैसा ही सब कुछ है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये लो भाई, अब देखो भाई मैथ्स रीजनिंग का तो मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब बाकी सब्जेक्ट में जितना मेरे को नॉलेज है अच्छे से वो उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मेंस एग्जाम में अगर किसी को सिलेक्शन लेना है ना तो ये सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मतलब कोई क्वेश्चन आता है तो आता है, 1 सेकंड में टिक हो जाएगा, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। सोचने में अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तब सोचने की जरूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं पे, लेकिन बाकी जनरली इस क्वेश्चन ऐसे में सोचने की जरूरत है ही नहीं, आप ये मान के चलो, ठीक है। आपको सीधा सीधा मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, बस जनरल अवेयरनेस में तो ये है, ठीक है। जैसे आपको कहीं का गवर्नर पूछ लिया तो अगर आपको अच्छे से पता है तो पता है, अगर आप ऐसे तुक्का मार के हो तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में ये फायदा होता है कि भाई आप सेकंडों के अंदर मतलब 10-15 मिनट में पूरा सेक्शन करके निकल जाओगे और अच्छे मार्क्स वहाँ पे कंटेन कर लिए। तो अगर मैथ्स रीजनिंग में कहीं कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, कहीं पे कोई हार्ड पेपर आ गया, आपसे नहीं हुआ या सबसे ही नहीं हुआ, तो वहाँ जनरल अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो जनरल अवेयरनेस में देखो, बाकी तो आपको अच्छे से और पढ़ना है, जो भी आपके टीचर जहाँ से भी आप पढ़ते हो, लेकिन मैं एक आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि जनरल अवेयरनेस पढ़ना कैसे। आप ऐसे एक डायरी बना लो, ठीक है। उस डायरी के अंदर आपको सबसे पहले जैसे ये इंडेक्स दी होती है, जैसे ये इंडेक्स दी हुई है इसके अंदर, इस इंडेक्स के अंदर है ना ऐसे टॉपिक वाइज बना लो कि बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग करंट अवेयरनेस, न्यू अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, ऐसे इंडेक्स बना लो एक, ठीक है। अब जैसे इस पेज के पहले पेज के ऊपर मैंने लिख दिया बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन लिखूंगा, 10 पेज छोड़ दिए, और उसके बाद में कुछ और मैंने लिख दिया न्यू अपॉइंटमेंट्स लिखूंगा 10 पेज बाद में। इस तरीके से आप इंडेक्स बना के एक रजिस्टर बनाओ, तो आपका क्या होगा, जैसे आज की न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, आज की न्यूज़ में आपको 8-10 टाइप की न्यूज़ मिली, मान लो एक न्यूज़ मिली इकोनॉमी बिजनेस रिलेटेड, किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो वो एक न्यूज़ हो गई आप लोगों के लिए। फिर आपको कोई अवार्ड और ऑनर दिख गया, तो आज की न्यूज़ को ऐसे नहीं कि डेट वाइज लिख लिया आपने, डेट वाइज में कन्फ्यूजन हो सकता है, डेट वाइज भी लिख सकते हो अगर किसी को कंफर्टेबल है तो, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको अवार्ड एंड ऑनर लिखने तो आप उस वाले सेक्शन में जाके लिख दो आज ही, ठीक है। ऐसे पलट लो भाई, पेज नंबर देख के पलटा और उसमें लिख दिया। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स की कोई न्यूज़ आ गई, कोई समिट हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, या फिर कोई भी आजकल तो वैसे तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, ठीक है, तो वैसे भी कोई समिट हो रहा है उसके बारे में कोई न्यूज़ आई है, जो भी इवेंट वाला, जो अभी मैं जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था उसके अंदर आप लोगों को जाके लिखना है, ठीक है। और जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई आप लोगों को कोई न्यूज़ मिल गई तो उसको इस वाले सेक्शन में, तो जिससे क्या होगा, सारी
इवेंट और स्कीम्स, इवेंट जो भी होंगे, समिट्स जो भी होंगे, उनकी आपके एक जगह पे वो सारे लिखे होंगे, ठीक है। सारे बैंकिंग अवेयरनेस एक जगह लिखे होंगे, तो आपस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक साथ पढ़ोगे ना उनको, तो वो रिलेशन भी आपका बन जाएगा। नहीं तो ये हो सकता है यार वो अवार्ड मिला तो था, उसके साथ में वो दूसरा वाला अवार्ड उसको भी मिला था, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन एक जगह लिखे होते हैं ना, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, अगर कभी कन्फ्यूजन होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसे लिखना। बस कुल मिला के बात ये है, ठीक है। हाँ, वो ये रहा सबमिट वाला पॉइंट, ये था ना, ठीक है। जो भी है, इस तरीके से आपको इंडेक्स बनानी है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, करके वो पहुँच करके इन और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। वैसे तो जनरल अवेयरनेस में बहुत है, और एग्जाम मेंस की एग्जाम डेट से पहले के 6 महीने का आपको पढ़ना है कम से कम, ठीक है। 6 महीने का पढ़ना है। लेकिन आजकल एक दिक्कत हो गई है, आजकल ज़्यादा तो करंट अफेयर्स की न्यूज़ बन नहीं रही है, न्यूज़ में एक ही एक चीज़ आ रही है, पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो इतनी खास कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ अच्छे इवेंट जो पिछले 12 महीने में भी हुए हुए हैं ना, पिछले 12 महीने भी, वही पहले पेंडेमिक था, पिछले 12 महीने तक भी अगर हुए हुए हैं, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 6 महीने का तो एकदम से रट लेना है, वो 12 महीने में इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेनी है। तो इस तरीके से जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हो दोनों के लिए। इंग्लिश आपका, अगर आप, मैं इंग्लिश की ये से टॉपिक तो ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, इसमें ऊपर नीचे भी होता रहता है, लेकिन मैं इंग्लिश का ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। अगर बैंक एग्जाम में इंग्लिश, वैसे तो इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है इसमें देना, आप हिंदी का पेपर ही दे सकते हो इंग्लिश की जगह, लेकिन मान लो फिर भी कोई इंग्लिश ही दे रहा है, सर मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश ही आती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश अगर आपको सुधारनी है किसी को भी, तो रीडिंग और वोकेब, रीडिंग स्किल और वोकेब पे ध्यान दो। बस पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, और अपनी वोकेब तैयार करो, और रीडिंग को फास्ट करो, बस यही काम आता है। रीडिंग फास्ट करोगे सेंटेंस की समझ बनेगी, रीडिंग करोगे ज़्यादा तो वोकेब ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो सेंटेंस समझ में आएंगे। और वही सब कुछ उसमें होता है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, वोकेब अच्छे समझ में आ जाएगा, 10 नंबर आ गए, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड डालना है, तो वर्डिंग अगर आपको अच्छी होगी, पढ़ने में मतलब समझ में आ रहा होगा, तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें ग्रामर नहीं आना है। क्लोज टेस्ट में भी वही वर्ड का नॉलेज है, तो सेंटेंस करेक्शन में आप मान सकते हो भी कुछ ग्रामर का कुछ आ जाए। सिंगल वर्ड फिलर में भी वही वर्ड अगर आपको आते हैं तो आप कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पैराजंबल, मान लो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, तो पैराजंबल में क्या होता है कि आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए होते हैं, आपको लिंक वाइज उसको अरेंज करना होता है, भाई सीक्वेंस इनकी क्या होगी। तो अगर आपको पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा, तो आप सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो उनको। तो रीडिंग स्किल के ऊपर ध्यान दो, अगर इंग्लिश तैयार करनी है अच्छे से। तो सिलेबस इंग्लिश का आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैंने मार्क्स बता दिया। अब हिंदी मेन चीज़ देखो भाई, हिंदी अगर किसी को पढ़नी है, तो एक बुक आती है, मैं नाम भी ले देता हूँ पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, IBPS RRB PO कलर के लिए आती है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को, सबको यही रिकमेंड करते हैं, वो बुक आप पढ़ सकते हो। पहले वही बुक पढ़नी है आपको, उससे एडवांस अगर पढ़ना है पढ़ लीजिएगा आप, लेकिन पहले उस बुक को कवर कर लो। IBPS RRB PO कलर के लिए स्पेशली आती है। अभी मेरे पास है मतलब मेरे पास है बुक, लेकिन यहाँ नहीं है मतलब, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अगर किसी को नहीं मतलब हो, तो आप, एक पतली सी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, IBPS RRB PO कलर के लिए हिंदी की बुक, वो आप पढ़ लेना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसके अंदर सिलेबस होता है, ठीक है। व्याकरण भाग में आपका वर्तनी, वाक्य, नियमों के सेट, इतना ये लिखा हुआ है। वैसे इसे टेक्निकलिटी में नहीं जाना है आपको, उस पेपर में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे उस बुक के अंदर, बस वो समझ के करने की कोशिश करनी है। ये सब आपको आता है पहले से, इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हिंदी नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके हिंदी नहीं आती है। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर जनरल हिंदी आती है, तो वो आप आराम से कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए। बस वो एक बुक पढ़ जाना, ताकि आपको लगे कि भाई मैं पढ़ गया हूँ। तो ये यहाँ पे सिलेबस है। अगर आप लोग देखोगे कि पेपर में क्या आता है, वो तो सिलेबस था ग्रामर वगैरह का, सारी चीज़ों का मैंने वहाँ पे लिख दिया था, लेकिन जनरली पेपर में क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। गद्यांश आएगा, ठीक है, वही पैसेज आएगा। अब आप पैसेज पढ़ लिया आपने हिंदी में, उसके बाद में उस पैसेज में क्या था यही नहीं बता पाओगे, तो काहे कि हिंदी पढ़ रहे हो फिर, ठीक है ना। अब बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ते आने सारी किताबें अगर कोई स्टूडेंट, तो उसको तो पता चलना चाहिए फिर उसके अंदर। रिक्त स्थान की पूर्ति, क्लोज टेस्ट, अगर आपको वर्ड का मतलब पता है हिंदी के, तो क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो। वाक्यों में त्रुटि का चयन, हिंदी के अंदर वाक्यों में त्रुटि का चयन, आपको ग्रामर आनी इतनी, मतलब एकदम एग्जैक्टली ग्रामर आना जरूरी नहीं है, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना सेंटेंस का कुछ सेंस नहीं बनेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे ये गलत चीज़ है। रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर सकते हो अगर आपका वर्ड का मतलब पता है। पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, ये पढ़ जाना भाई। जितनी बुक से, 1 2 3 बुक से पढ़ के जाना चाहिए, ये जितने ज़्यादा हो सकते हैं, जितने ज़्यादा वर्ड हो गए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी वर्ड, ये पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ये रटने वाला सौदा है, ठीक है। तो आपको इसमें बुक से अच्छे से पढ़ के जाना। अव्यवस्थित वाक्य खंडों को सुव्यवस्थित करना, वही पैराजंबल जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, वही चीज़ है इसके अंदर। तो अगर आप
सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा वाक्य पहले आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो हिंदी में तो पता लग जाएगा। विविध में कुछ और इधर उधर के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं 1-2 नंबर के, तो ये आपका पैटर्न रहता है। तो सिलेबस देखो यही है, व्याकरण व्याकरण इसमें सब आ गई कि भाई क्या सिलेबस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये पूछा जाता है तो उसके लिए वो सब एकदम डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, बस आपको ये करना आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ लो, ठीक है। ये रटने वाला सिस्टम है तो इसको रट के चले जाना। चलो अब कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल की कभी भी बुक लो कहीं से, ऑनलाइन वो कहीं से भी लेके आओ, सामने वाले को बोलना है या नेट पे लिखना है बेसिक फंडामेंटल बस। कंप्यूटर की इतनी मोटी बुक भी आ जाएगी, कंप्यूटर में तो बहुत सारी डिटेलिंग होती है, एक एक सॉफ्टवेयर चले जाओ, ठीक है। बेसिक फंडामेंटली कोई बुक, कोई भी बड़ा पब्लिकेशन की कोई बुक ले लो, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, किसी भी पब्लिकेशन की ले लेना बेसिक फंडामेंटल्स की। उसमें बेसिक फंडामेंटल्स होने हार्डवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से, कीबोर्ड माउस, इस तरीके से। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर आपने कभी चलाया नहीं है, मान लो इस पे काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने बीटेक वगैरह किया होगा, आप प्रेजेंटेशन वगैरह कभी बनाए कॉलेज में, तो आपको पता होगा शॉर्टकट की क्या क्या होती है, कॉपी करने की, पेस्ट करने की, मतलब ये तो जनरल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, वो आपको सारी याद करनी है एमएस ऑफिस के अंदर। उसमें से ही पूछता है और बाकी कुछ फीचर्स के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। फुल फॉर्म्स पूछता है, किसी भी चीज़ की शॉर्टकट दे देगा उसकी फुल फॉर्म पूछेगा, जैसे रैम दे दिया, रैम की फुल फॉर्म बताओ भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछेगा, वही आप लोगों को वर्ड्स पूछेगा। शॉर्टकट की पूछेगा, वही मैंने बता दिया, एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की पूछ सकता है, एमएस ऑफिस के फीचर्स के बारे में पूछ सकता है। इंटरनेट, नेटवर्किंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से नहीं, सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ने बैठ जाओ, जनरल एक ओवरव्यू लेना है आप लोगों को, और उसके अलावा कुछ जनरल फंडामेंटल क्वेश्चन और पूछ लेता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जनरल फंडामेंटल की कोई भी पतली सी बुक जिसमें आपको लगता है कि भाई हाँ बेसिक चीज़ें सारी कवर हो गई, वो पढ़ के जानी है आपको। बाकी अगर किसी ने कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलाया ना, तो वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ जाना। अगर आप जनरल लाइफ में कंप्यूटर काम में लेते हो, अगर आप लैपटॉप काम में लेते हो, बहुत सालों से चला रहे हो, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही पता होंगी जो पेपर में आएंगी वो, ठीक है। इसके बाद में कट ऑफ की मैं बात करता हूँ। 2020 की कट ऑफ है भैया, ठीक है। 2020 की कट ऑफ तो मैं खुद डिस्कस कर देता हूँ, और बाकी मैं इस पीडीएफ का लिंक दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वीडियो इस पूरा जो ये मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ना, जो भी ये यहाँ पे लिखा है, इसका आपको वो मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसमें आप जूम करके अपने अपने स्टेट का वो देख लेना, या कट ऑफ देख लेना प्री का। जैसे उत्तर प्रदेश में 2020 में 47 नंबर गया था, हरियाणा में 60.5 नंबर गया था। इस तरीके से अपना अपना स्टेट देख लो, पहुँच कर ले। मेन में राजस्थान में जैसे 66 मार्क्स गए थे, ठीक है। पीओपी में हिमाचल प्रदेश में 56.5, उड़ीसा में 62.75, इस तरीके से ये सारी मेरिट गई है। बिहार में 48 मार्क्स, आंध्र प्रदेश में 52.75 मार्क्स। तो जो भी लोग हैं वो अपना अपना देख लीजिएगा। एक बार मैं रुक जाता हूँ, ठीक है भाई। पीओ का हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं आरआरबी पीओ प्री की। ये 2018 और 19 की कट ऑफ है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना अपना जो भी स्टेट है उसका देख सकते हो, 2018 19। और ये हाँ जनरल कैटेगरी की है भाई सारी, दूसरी कैटेगरी की नहीं दे रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी में थोड़ा बहुत कम कर लेना, ठीक है। ओबीसी जनरल की आज तो वैसे टच करती हैं आजकल तो ज़्यादातर जगह पे, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी की सारी कट ऑफ है, क्योंकि अगर सबकी कट ऑफ लाता तो आपको दिखता ही नहीं बोर्ड के ऊपर। तो मैं एक ओवरव्यू देने के लिए आपको जनरल की 2018-20 की मैंने पीछे बता दी, 18 और 19 की ये कट ऑफ है। इसके बाद में आ जाते हैं 2020 की कट ऑफ के ऊपर। तो 2020 की ये कट ऑफ है कलर की, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में 73 मार्क्स। अब ये कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा चली। कलर का पेपर क्या होता है, बहुत आसान आता है। जैसे हरियाणा में 78.25 मेरिट चली गई, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी गई है कि कहीं पे, जैसे ओडिशा के अंदर 79.75, मतलब 80 में से सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके लगभग। स्केलिंग में भी हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो स्केलिंग की वजह से ये मार्क्स आए। आप ये मत सोचना कि सर 1 मार्क्स कट गया, नेगेटिव मार्क भी हो गया, फिर इसके इतने कैसे आ गए, वो स्केलिंग की वजह से कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो क्लर्क के पेपर के लिए तैयार रहना है भाई, बहुत ही हाई मेरिट के लिए। दिख रहा भी होगा सब लोगों को। देख लो राजस्थान वाले देख लो 78.75, वेस्ट बंगाल वाले देख लो 77.75, ठीक है। और कहाँ है, गुजरात कहाँ है इसके अंदर, गुजरात वाले देख लो 78.25, ये मेरिट जाएगी, ठीक है। इस बार भी इसके आसपास अगर पेपर सरल आ गया, बहुत ही हार्ड अगर पेपर आ गया, तो ऐसे नहीं जाएगी। जैसे 2019 में थोड़ा सा कम थी, वैसे टच कर ही रही है, लेकिन 2-4 नंबर तो कम ही थी। तो ये 2019 की मेरिट देख लो, ठीक है। यहाँ ये कलर की 2019 की मेरिट हरियाणा की जैसे 76 मार्क्स है, तो ये आपको दिख रही होगी। अपने अपने स्टेट मार्क कर लो भाई, सारे स्टेट में बोलूँगा तो आप सभी का भी समय व्यर्थ होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की कट ऑफ भी हो गई। अब मैं बताता हूँ रीजन बिहाइंड, मतलब ये जो लॉकडाउन 2.0 था ना, इसके दौरान क्लास क्यों नहीं हुई। देखो राजस्थान में बहुत मतलब स्टार्टिंग में ही कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया था, और मेरा जो ऑफिस है एकदम से मेन हाईवे के ऊपर होता है, तो यहाँ पे आना जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
तो मैं क्या करता था, मैं घर पे चला गया था। लॉकडाउन लगने वाला था, उससे 10 दिन पहले ही हम लोगों ने क्लासेस बंद कर दी थी, क्योंकि हमें थोड़ा-थोड़ा अंदेशा होने लग गया था कि लॉकडाउन लग सकता है, 10-15 दिन पहले कर दी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, गाँव में ही कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश की कि भई वहीं पे अरेंजमेंट कर लेते हैं, वहीं पे क्लासेस लेंगे फिर। इसीलिए मैंने लॉकडाउन से पहले प्रिकॉशन लेते हुए कि भई चलो क्लासेस कंटिन्यू रहें, कुछ करते हैं। तो बाहर एक ये जल्दबाजी में ये रूम तैयार करवाया गया। घर जैसे घर ये है, घर से बाहर की साइड में आंगन होता है, उसके बराबर में एकदम कोने के अंदर ये एक रूम तैयार करवाया गया, ठीक है। इस रूम के बाद में यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती है, मतलब बहुत कम स्लो, बहुत ही स्लो इंटरनेट आता है। क्लासेस लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपलोड करोगे, हमारे वीडियो बहुत हाई इंटेंसिटी के होते हैं, मतलब 2 दिन तक अपलोड ही नहीं होगा, बहुत ही स्लो स्पीड आती है, ठीक है। तो एक जुगाड़ किया गया, एयर फाइबर टेक्नोलॉजी, जो अभी-अभी कुछ दिन पहले मतलब पहले लॉन्च की थी बीएसएनएल ने हमारे यहाँ पे। बाकी तो जियो फाइबर वगैरह ऐसी तो है ही नहीं, जिस सिटी से मैं काम करता हूँ वहाँ पे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये मतलब ये लगवाया। कोशिश हमने की कि भई इसमें काम करें। लॉकडाउन के दौरान इन सब इक्विपमेंट्स का इंतज़ाम किया, आधे इक्विपमेंट यहीं से उठा ले गए, ठीक है। तो अभी तो जैसे मैं ऑफ़िस में हूँ, कल से यहाँ पे सब ओपन भी होने वाला है। तो इन जैसे नए बोर्ड का इंतज़ाम किया, ये गाँव में बोर्ड है, ये जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये अलग है और ये वाला अलग है। तो ये बोर्ड उस टाइम पे लॉकडाउन से 10 दिन पहले कैसे भी करके इमरजेंसी के अंदर अरेंज किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस टाइम पे अरेंज की कि ताकि क्लासेस कंटिन्यू हो जाए, हम लोग ये सोच रहे थे, ठीक है। जब तक इन क्लासेस को हम लोगों ने किया तो सब कुछ अरेंज हो गया, लेकिन ये इंटरनेट सबसे लास्ट में अरेंज हुआ, बहुत समय लग गया इसको अरेंज, मतलब ये आया ही नहीं। आपको पता है भी, ये जिस और बीएसएनएल से हमने लगवाया तो गवर्नमेंट संस्थान है, तो आपको पता ही है, टाइम तो उसके अंदर लगना ही लगना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस चालू कर दी थी ऐप के ऊपर, 4-5 दिन क्लासेस भी चली थी, ऐप वाले स्टूडेंटों को पता भी होगा। और उसके बाद मैंने बोला भी था कंटिन्यू वहीं से हो जाएगा। तो आज से लगभग 1 महीने पहले ही क्लासेस कंटिन्यू हो जाती, लेकिन उसके बाद में ये एंटीना कुछ आंधी-तूफान की वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद में इसको कोई ठीक करने ही नहीं आया बहुत दिनों तक, ठीक है। तो ये इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। हमने पूरी कोशिश की थी हमारी तरफ से कि भई हम आपकी क्लासेस पूरी लगाएँ, लेकिन फिर भी नहीं लग पाई। तो लेकिन अभी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि यूट्यूब पे कितना कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऐप पे कितना कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ लेटेस्ट वर्ज़न के अंदर, सारी चीज़ें अपडेटेड हैं अपने पास में, तो वहाँ से पढ़ो आप। सिलोजिज़म ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब उसके 1000 क्वेश्चन में ही पढ़ाऊँगा, आप भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूँ भई, एक बड़ा कन्फ्यूज़न इस चीज़ में भी हो रहा है कि एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट लिखते हैं, 2-2 ऐप आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बैंकर्स पॉइंट की एक तो एजुकेशन गैलेक्सी मीडिया ऐसे लिखा होगा, बैंकर्स पॉइंट की एप्लीकेशन है। नीचे इस तरीके से आपको ये बैनर मिलेंगे। या ये तो ऑनलाइन क्लास के लिए है। जब आप क्लास वगैरह अगर आपको जॉइन करना है, तो ये तो आपकी क्लास के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। बैंकर्स पॉइंट जो नाम से है ऑलरेडी, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको ट्राई करना है, तो मॉक टेस्ट जो है ना, वो बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऐसे लिखा हुआ है, मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे। जब भी आप वो करोगे, मतलब सर्च करोगे, तो बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और यहाँ पे बैंकर्स पॉइंट एजुकेशन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए अलग से बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए सिर्फ बैंकर्स पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही अगर आप लोग जाओगे वेबसाइट के ऊपर, तो बैंकर्स पॉइंट मॉक.com क्यों लगाया कि मॉक टेस्ट ऐसे ही जनरलाइज वे के अंदर आपको पता लग जाए। इसमें देखो, ये एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो एक बार आप फ्री मॉक टेस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा इसके ऊपर। आपको आइडिया होगा कि क्या क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है, और 349 रुपीज़ में आपको 3000 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। और ये जो प्राइस है ना, ये मैंने मतलब हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस प्राइस के ऊपर एग्री किया है सब लोगों को। तो आप लोग यही पैकेज लेना, क्योंकि ये जैसे आप एसबीआई के अकेले का पैकेज लोगे, 225 रुपये में 15-20 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। क्या फ़ायदा है उसके अंदर, ठीक है। एक टेस्ट 10 रुपये के लग उससे भी ऊपर हो गया आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप 349 का पैकेज लोगे, तो इसमें आपको 3000 प्लस टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज, प्री का, मेंस का, पिछले साल के, अभी लेटेस्ट जो बन रहे हैं वो सब मिल जाएगा, इंश्योरेंस के, रेलवे के। तो यही वाला लेना अगर आपको लंबे समय तक तैयारी करनी है। आप सिर्फ आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो, तो आपको स्पेशल आरआरबी का भी मिल जाएगा, 200 रुपीज़ के आसपास कुछ पैकेज होगा इसमें, तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट करना है, और किसी को अगर कोई ये भी पे नहीं करना चाहता, सर मैं पे नहीं कर सकता, तो देखो हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे 2-3 मॉक टेस्ट, तो फिर सब एग्जाम के। दूसरी वेबसाइट खंगालो, वहाँ पे भी 1-1, 2-2 मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे, तो फ्री वाले में काम चलाओ, ठीक है। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप इस ऐप के ऊपर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाली ऐप के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो कोर्स है आप लोगों का, बैंकर्स पॉइंट का जो ऑनलाइन कोर्स है, इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों आपको 2499 में मिल जाएंगे। और इसमें
सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आपका कोर्स, पीडीएफ वीडीएफ सब कुछ, ठीक है। मॉक टेस्ट लेकिन अलग ही है इसके अंदर, मॉक टेस्ट का सिस्टम ही अलग है पूरा पूरा। ये उसका ऐप है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। वेबसाइट bankerspoint.org कोर्स के लिए, bankerspointmock.com मॉक टेस्ट के लिए, और ऐप के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से तैयारी कीजिए, और यूट्यूब पे क्लासेज में जल्दी ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।